अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहज़ाद अमीर है और इस टाइम मैं बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ। मैं कोई एंकर नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ और ना ही सोशल मीडिया के साथ मेरा कोई ताल्लुक़ है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कोई शहर का स्टूडेंट नहीं हूँ और ना ही मैं किसी अमीर बाप का बेटा हूँ। मैं एक आप कह सकते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। एफएससी करने के बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर आने के बाद मैं यहाँ पे इतने मैंने जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे नहीं ताल्लुक़ बनाए। मैंने अगर ताल्लुकात बनाए हैं तो वो या तो किसी प्रोफेसर से बनाए हैं या उस बंदे से जिसने सीएसएस पीएमएस की अटेम्प्ट दी हुई है। खैर 3 साल तक मैंने बहुत कोशिश की और कोशिश इसलिए की क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी कोई इदारा ज्वाइन कर लूँ या किसी मेंटोर को पकड़ लूँ और मैं उसे कहूँ कि सर मुझे आप गाइड करें। खैर इसी रास्ते में जहाँ मैं जा रहा था वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं और सफ़र कर भी रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। मेरी मुलाकात हुई मेरे एक ऐसे उस्ताद से जहाँ मुझे फील हुआ कि मैं कुछ उनको कह सकता हूँ और वो मेरी सुनेंगे और मुझे वो उसका अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और आप देख रहे हैं वो मेरे साथ भी बैठे हैं। वो मुझे भाई कहते हैं, छोटा भाई, लेकिन मैं उनको उस्ताद कहता हूँ क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो मैंने देखी हैं और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएंगी। तो मैं एक चलती फिरती फेलियर की मिसाल हूँ। मैंने काफ़ी पेपर पास किए हुए हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं, सब इंस्पेक्टर के पेपर और असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी 17 ग्रेड के, इस तरह से। अब तक मैं कोई 150 पेपर दिया हुआ है जिसमें से मैं 125 पेपर फेल हुआ हूँ, ठीक है। और कोई 10 20 30 पास किए हैं, उसमें कुछ ना कुछ ग्राउंड पे हमेशा रह जाता रहा हूँ। कभी मेडिकल का इशू आ गया, कभी किस चीज़ का इशू आ गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं नहीं कर सका वो कोई और कर ले, वो कम से कम कर ले जो डिजर्व करता है। इसीलिए मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है यूट्यूब पे, मयारी तालीम हर बंदे की एक्सेस में देने के लिए। जो है ना वो मैट्रिक, एफ ए, बी ए, एम ए, एन टी एस, पी पी एस सी, पी एम एस, सी एस एस, ये सब ओ ए लेवल्स भी, इन सब क्लासों को मैं चाहता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे डाल दूँ, ताकि वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास पोटेंशियल नहीं है किसी भी तरीके से, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास कुछ ऐसे सोर्सेज नहीं है, उन लोगों को हर एक किताब का हर एक इम्तिहान फ्री ऑफ कॉस्ट दस्याब हो, ताकि वो ये ना हो कि उनकी मजबूरी की वजह से वो महरूम रह जाए, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तालीम जो है ना वो एक बिजनेस है, नहीं होनी चाहिए। तालीम तो पैगंबरों का शिवा है, तालीम तो एक ऑनर है, एक रिस्पेक्ट है, एक एजाज़ है। अगर आप मुअल्लम हैं तो इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हालात मुख्तलिफ है, यहाँ पे तालीम से बड़ा प्रोफेशन कोई नहीं है। तो पाकिस्तान की जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उतना उनका रेवेन्यू उतना हमारे एजुकेशन सेक्टर का। हालांकि एजुकेशन जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट जो है ना वो एजुकेशन पे 1-1.5% अलॉट करती है। एक्चुअल में जो अर्निंग हो रही है हमारे प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं वो करोड़ों अरबों में खरबों में बल्कि कर रही है। करोड़ तो बहुत पीछे रह गए, करोड़ तो एक स्कूल का रेवेन्यू होगा। तो मैंने इसीलिए इसको स्टार्ट किया हुआ है। मेरा तारुफ भी यही है कि मैं एक छोटे से इदारे में काम कर रहा हूँ सरकारी, लेकिन मैंने इस इनिशिएटिव को इसीलिए स्टार्ट किया है मैं हर बंदे को दस्तयाब रहूं और इंटरनेट पे हर चीज़ डालूं, क्योंकि मैं खुद जो चीज़ अचीव नहीं कर सका, मैं ज़िंदगी में एक नाकाम, एक फेलियर, एक बिल्कुल बिल्कुल नकारा इंसान आपसे बात कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और नकारा ना हो इस दुनिया में, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो मेरी तरह। अगर उन लोगों ने सफ़र किया है, उन लोगों ने फाइनेंशियल सिचुएशन से सफ़र करते हुए अगर मुझे बड़ी बड़ी अकेडमीज़ जो मैंने लाहौर में पढ़ी हैं उन अकेडमीज़ के पैसे पे ना करने होते तो शायद मैं मतलब बेहतर पोजीशन में होता। लेकिन मुझे क्योंकि उनके पैसे पे करने थे, सो आई हैड टू डू दैट जॉब। मैं नौकरी साथ करता रहा हूँ, साथ पढ़ता रहा हूँ। तो इस सारे सफ़र में जो है ना वो मैंने कोशिश की है कि मैं वो एक ऐसा हालात पैदा करूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म पैदा करूँ जिस प्लेटफॉर्म में और मोहसिन पैदा ना हो,
कि जो कुछ करना चाहता है, जिसकी ड्रीम जॉब सीएसएस थी वो नहीं कर सका, लेकिन ड्यू टू द सोर्सेस, तो मैं सोर्सेज पैदा कर रहा हूँ अब मैं अपने चैनल पे सीएसएस पीएमएस और ये सारे सिलेबस को अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट, हर एक इम्तिहान के पास्ट पेपर भी डालूंगा मैं, और हर एक इम्तिहान का पूरा सिलेबस भी डालूंगा, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जिसके पास मोबाइल की एक्सेस हो, उसके पास हर एक सिलेबस, हर एक किताब, हर एक इम्तिहान की तैयारी की एक्सेस हो। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। और जो मेरे सवालात हैं वो मैं आपसे करने लगा हूँ अब, कुछ ज़्यादा नहीं है, चंद एक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोहसिन भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटर करके, मैट्रिक करके, एफए ग्रेजुएशन करके आगे आना चाहते हैं। वो पीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो पीएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, वो सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो कैसे स्टार्टअप लें, वो कैसे करें, उनको कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें, और कैसी बुक्स वो सिलेक्ट करें ताकि उनको पता चले कि हम वाकई अब ट्रैक पे जा रहे हैं और हम सही पढ़ रहे हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद भी फिर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमें कहा जाता है कि नहीं यार, आपको कुछ और ही पढ़ना चाहिए था, आपको वो बुक पढ़नी चाहिए थी, वो बुक पढ़नी चाहिए थी, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना चाहिए था। तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा, गाइड हमें कर दीजिए कि हम कैसे उनका स्टार्टअप लें, कैसे पढ़ें उनको। शहजाद भाई, हर एक इम्तिहान का एक मेयार होता है, और हर एक बदकिस्मती से हर एक इम्तिहान लेने वाले इदारे का एक मेयार होता है। एनटीएस का अलग मेयार है, उसका जो क्राइटेरियन है, जो टचस्टोन है, उनका जो पैमाना है जांचने का, वो अलग है। पीपीएससी का अलग है और एफपीएससी का अलग है। कोई भी पोस्ट जब आती है तो उस पोस्ट के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक किस्म की मेंटालिटी रिक्वायर्ड होती है फॉर द पोस्ट, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अगेंस्ट दैट पोस्ट। तो उस मेंटालिटी के लोगों ने पे करना होता है। अब एक 7वें ग्रेड के लिए अगर कोई नौकरी कहीं पे आई है तो वो उस लेवल तक की मेंटालिटी के जो होगी ना, रिक्वायरमेंट आईक्यू लेवल की, इंफॉर्मेशन की, जनरल नॉलेज की, सोशल अवेयरनेस की, और जो है ना एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की, तो वो तब पूछी जाएगी। अगर 17वीं का है तो वो उस तरह से पीपीएससी एफपीएससी उस हिसाब से डील करेगा। हर एक इम्तिहान जब वो पब्लिक होता है तो उसका सिलेबस देना उस मुम्तहिन की या उस जिसने इम्तिहान लेना है उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो उसका सिलेबस उसकी वेबसाइट पे पड़ा होता है, आपने चुप करके उस सिलेबस को कवर कर लेना है, आपका वो मैटर सॉर्ट आउट, वो आपका वो सिलेबस, आपने कहीं दूर नहीं जाना। दो रास्ते हैं आपके पास, या तो वहां पे जाएं सिंपल वेबसाइट पे और वहां से सिलेबस डाउनलोड करें और इंटरनेट से सर्च करके उसके नोट्स बना लें। पहला तरीका ये है। दूसरा उसका तरीका ये है उस इम्तिहान को ऐस करने का कि आप मार्केट में जाएं, वहां से उस इम्तिहान से मुतालिक सबसे अच्छी किताब देखें जिसके अंदर पास्ट पेपर हो। पास्ट पेपर पढ़ने हर एक इम्तिहान के बारे में बहुत ज़रूरी है। उसकी लॉजिक ये है कि आपको एग्जामिनर की अप्रोच का, एग्जामिनर के क्राइटेरिया का अंदाजा हो जाता है। सो पास्ट पेपर पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी एग्जामिनेशन। और तीसरा इसमें आपने ये करना होता है कि आपने किसी अच्छे मेंटोर से, जो लोग क्वालिफाइड्स होते हैं, उनसे ज़रा मिल लें, उनसे पूछें यार आपने कैसे क्वालिफाई किया था। वैसे तो हर बंदे के क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, तो जो है ना वो, लेकिन आप उसका उससे तरीका पूछ लें, आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। मज़ीद अगर आपने CSS PMS की तैयारी करनी है तो आपको वेबसाइट पे उनका डेटा पड़ा होता है, और इस सब का हल मेरे पास है। वो मेरे पास जो मैंने आपको बताया है कि आपको मेरी चैनल पे ये सब क्लासेस का हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने सिर्फ करना ही है मेरे चैनल पे आके वीडियो खोलनी है, वीडियो पे मैं बोल रहा हूँ आगे, आपने कान में एंट्री लगानी, अपना काम करते रहना। आपकी GRE भी कवर होगी, आपका जनरल नॉलेज भी कवर होगा, आपका जो भी पास्ट पेपर भी कवर होगा, आपकी हर चीज़ उससे रिलेटेड कवर होती जाएगी। आपने चुप करके वो सुनते जाना है, आपकी तैयारी होती जाएगी। आपको किसी अकेडमी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मेंटोर से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं, कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने। और जो अगर आप चैनल पे आएंगे, नीचे कमेंट में सवाल छोड़ें, उस सवाल को मैं वहाँ पे जवाब भी दूंगा। अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं उसकी प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि आपने यहाँ से
ये करना और ये नहीं करना। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैट्रिक के दौरान, इंटर के दौरान या बैचलर के दौरान ही वो चाहते हैं कि हम सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें और किस तरह करें तैयारी स्टार्ट? तो क्योंकि उनको भी एक उस टाइम नहीं मिला होता कोच जिससे वो रहनुमाई लें, वो उनका शौक होता है जो उनको करवा रहा होता है कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। वो उस टाइम वो डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाते हैं, वो जहांगीर वर्ल्ड टाइम ले लेते हैं, इस तरह की वो किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें, वो किस तरह अपना वो स्टार्टअप लें? दो सवाल है। पहला ये कि आप पढ़ रहे हो और आपने तैयारी कैसे करनी है। दूसरा ये है कि आपने पढ़ लिया है और अब आप तैयारी प्रॉपर सीएसएस पीएमएस की करना चाहते हो। ये दो अलग अलग सवाल है, एक सवाल नहीं है। मैं इनको वन बाय वन टैकल करूंगा। अगर तो आप पढ़ रहे हो और आप सरकारी इदारों में पढ़े हो या प्राइवेट इदारों में पढ़े हो, देखो सीएसएस इज मोर अबाउट इंग्लिश, बिकॉज आपकी कंट्री की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंग्लिश है। आपकी जो कंट्री की ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज अब इंग्लिश है। तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप ब्यूरोक्रेसी को समझ रहे हो, नहीं आती तो नहीं आती। आप जब इम्तिहानी प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप एफए, मैट्रिक, बीए कुछ भी कर रहे हो, एमए कर रहे हो, कुछ मास्टर्स कर रहे हो, उस दौरान आपकी सबसे अच्छी प्रिपरेशन ये है कि आप इंग्लिश पे कमांड हासिल करो, आप ग्रामर को पकड़ो। ठीक है, ग्रामर को अच्छे से ग्रैस्प करो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एफए कर रहे होते हैं, सीएसएस के इम्तिहान के बारे में सोच रहे होते हैं और उसके सब्जेक्ट सिलेक्टिव पढ़े होते हैं, इलेक्टिव पढ़े होते हैं। जरूरत ही नहीं है। वो आपने सीएसएस करना है 2 साल बाद, 2 साल बाद तक आपकी मेमोरी वो तब इतना काम करती होगी, जाहिर सी बात है नहीं रिटेन नहीं होगा। सो द बेसिक थिंग यू आर सपोज टू डू व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एकेडमिक एग्जामिनेशन इज दैट you are supposed to be focused about the English of your that curriculum and that syllabus and the basics। अच्छा, अब अगर आप कहीं से कोई जो है ना वो प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हो तो उसमें फिर आप ये कर सकते हो कि अगर इंग्लिश उधर नहीं है, अगर इंग्लिश के नॉवल हैं या कुछ ऐसा, तो फिर आप इंग्लिश ग्रामर पे काम करें। आपको पता ही होगा कि जो फेलियर रेशियो है वो 98% है और 98% में 100% या 99%, उन 98% में से 99% इंग्लिश में फेल होते हैं लोग। सो अपनी इंग्लिश मजबूत करें वो लोग। अब इट इज अप टू देम दैट हाउ दे स्ट्रॉन्गर देयर इंग्लिश। कुछ तरीके हैं, डॉन पढ़ना, ये करना, वो करना, ऑल दीज आर वैलिड, कोई भी गलत नहीं कहता होता। लेकिन मैं कहा करता हूँ अपने सिलेबस के अंदर जो आपकी सिलेबस की किताब है ना, उस किताब के एक एक लफ्ज का आपको मतलब पता होना चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसएस। आपका नॉवल है, नॉवल के एक एक लफ्ज का मतलब आपको बताना चाहिए और साथ में आपको ग्रामर आनी चाहिए, दैट यू आर डूइंग बेस्ट फॉर योर सीएसएस इंग्लिश। ओके, ये हो गया व्हाइल यू आर स्टडीइंग। अब आते हैं आफ्टर स्टडी पे। अब मैंने बीए कर लिया, एमए कर लिया और प्रोफेशनल डिग्री से एमबीबीएस कर लिया, अब मैं सीएसएस करना चाहता हूँ। नाउ प्लीज, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं। आप पकड़ो भाई, एकेडमी वाले घोल के पिला देंगे, मैं सीएसपी बन के वापस आ जाऊंगा। अम्मी को बोलेंगे अम्मी जेवर बेच दे, अब्बे को बोलेंगे अब्बा गाड़ी बेच दे, स्कूटर बेच दे या कुछ भी कर दे, हमें एकेडमी में भर्ती करा दे। तो उसमें जो है ना वो इस तरह कभी नहीं करना। सीएसएस की तैयारी करना इज नॉट अ रॉकेट साइंस, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट टू डू। तैयारी खत्म, आपका पेपर खत्म हो गया, 2 महीने रिलैक्स हो जाओ, महीना रिलैक्स हो जाओ, चिल करो, घूम के आओ, अपने दिमाग को बिल्कुल रीबूट पोजीशन पे लेके आओ, बिल्कुल स्ट्रेस खत्म, दिमाग में जो जो भरा हुआ घुंसा निकालो। अब घर बैठो, कोर्स आउटलाइन निकालो। सिर्फ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो है ना, उनका जो आउटलाइन, कोर्स आउटलाइन दी हुई है, वहां पे सिलेबस दिया हुआ है, एक एक टॉपिक दिया हुआ, उस एक एक टॉपिक से मुतालिक 100 वीडियोस नेट पे पड़ी हुई हैं, वो निकाल के उनके नोट्स बना के अपनी एक किताब तैयार करो। द बेस्ट वे टू डू द प्रिपरेशन इज द बेस्ट वे, मैं आपको बेस्ट बताऊंगा। अपनी एक ना नोटबुक तैयार करो। इंग्लिश ऐसे को पकड़ा है तो उससे ऐसे से मुतालिक आपने जितनी चीजें दी हुई हैं उस सबको स्टडी करना है। पाकिस्तान अफेयर्स को दिया हुआ है तो पाकिस्तान अफेयर्स के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, उस सबसे मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन तैयार करो, नोट्स बनाओ, नोट्स मेकिंग कंप्लीट हो गई। अब जब आपकी नोट्स मेकिंग कंपल्सरीज की कंप्लीट हो गई है, पूरे आपने एक एक लफ्ज को पढ़ लिया, नाउ यू आर सपोज टू गो टू द इंस्टीट्यूशन। और इंस्टीट्यूशन में फिर आप जब जाओगे वहां पे सबसे पहला काम ये करना है, कम से कम 3 मेंटोर्स से आपने जो है ना वो
सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन करनी है। वो तीनों लोग अलग अलग बातें बताएंगे। मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में आगे आगे आपका सवाल डील करूंगा कि कैसे करनी है सब्जेक्ट सिलेक्शन, लेकिन फिलहाल फिर आपने उससे पहले कभी भी एकेडमी ज्वाइन नहीं करनी है। आपको नहीं पता होगा क्या पढ़ा रहा है वो। आप बेशक किसी अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हो ना, आपने कोर्स कवर नहीं किया हुआ, आप एकेडमी में जाके बैठोगे उल्लुओं की तरह, इधर दीवारें दिख दिख दुख के आ जाओगे, वहां सो के क्लास में आ जाओगे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल स्लीपिंग इन द क्लासरूम्स ऑफ सीएसएस क्लासेस। इवन वो कॉन्शियस होते हैं, समझ ही नहीं आ रही क्या चल रहा है। सो द फर्स्ट थिंग इज टू मेक योर ओन नोट्स और एटलीस्ट रीड द एंटायर सिलेबस। पूरा सिलेबस पढ़ के जाए, कम से कम। सबसे हल्की अप्रोच ये है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाए। आपने किताबें बाय की हैं, देयर आर लॉट ऑफ वेरी रिन्यून इंस्टीट्यूशंस, आप जाओ उनके जो है ना वो मार्केट जाओ, उनकी किताबें लेके आओ, ठीक है, और उनका सिलेबस पूरा पढ़ लो कम से कम। उसके बाद फिर एकेडमी में ज्वाइन करो, ठीक है। तो उसमें फिर ये होगा कि आपको पता होगा कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं सीएसएस करना चाहता हूँ या मैं सीएसएस की तैयारी कर रहा हूँ। अगर हम आपसे उनसे पूछ लें कि भाई सब्जेक्ट कौन से सेलेक्ट किए हैं, तो वो यहाँ पे आकर रुक जाता है। अगर वो किसी से पूछता भी है कि मैं कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ सीएसएस के, तो वो उनको वो सब्जेक्ट मिलते हैं करने के जो उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिनमें कभी उन्होंने इंटरेस्ट लिया ही नहीं होता। तो वो कहते हैं कि नहीं यार, अगर आप ये करेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, तो ये कर लें। तो इनके लिए क्या एक किस तरह इनको सब्जेक्ट जो है ना वो कवर करने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने मैं इस पे चाहिए? पूरी वीडियो बनाऊंगा सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी कैसे है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप बैठे हो पाकिस्तान में और आपके पास ऑप्शन है कि आपने जाना है, आपके पास चार ऑप्शन है। अफ्रीका जाना है, यूरोप जाना है, पाकिस्तान जाना है, या आपने जाना है अमेरिका। अब आप एक ही पॉलिसी से चारों मुल्कों में नहीं जा सकेंगे। बिल्कुल। किसी भी जगह पे जाने के लिए आपको चार चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बेसिक, मैं क्या हूं, मेरी फिजिकल कैपेसिटीज क्या हैं, मैं क्या हूं इसमें आता है। जहां पे जाना है वो कौन सी जगह है, जो ऑप्ट करना है ना उसकी बात हो रही है, वो कैसी जगह है और उसको क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, ये दूसरा है। तीसरी बात ये है कि उसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं, सख्ती किधर किधर है और नरमी किधर किधर है। ये चार बातें। सिंपल मतलब सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपने ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है। अगर आपका मास्टर्स पॉलिटिकल साइंसेज में, गो एंड ऑप्ट फॉर द 200 पॉलिटिकल साइंसेज, ठीक है, ये है आपकी स्ट्रेंथ। अब देखना है कि अगला क्या कह रहा है। नाउ यू हैव डन विद दिस योरसेल्फ। नाउ द सेकंड क्वेश्चन राइज, जो एग्जामिनर है उसकी कोर्स आउटलाइन पढ़नी है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करनी है तो पॉलिटिकल साइंस का जाके कोर्स आउटलाइन पढ़नी है, और कोर्स आउटलाइन पढ़ने के बाद दूसरा काम लाजमी करना वो ये है, पास पेपर पढ़ने हैं। देखना है यार इन सबके पास पेपर्स में से मुझे क्या आता है, क्या नहीं आता। फिर वो जो भी सबसे पहले आपने 10 अगर सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं तो उसमें से आप जब आप एग्जाम उनके सबके पास पेपर पढ़ेंगे तो आपको वो छांटी होकर कम रह जाए, समझेगी ये मुझे आता है, ये नहीं आता, इसको मैं अच्छा कर सकता हूँ, इसको नहीं अच्छा कर सकता। अब पास पेपर पढ़ के उसको प्रॉपर समझ आ जाएगी कि आप इसके साथ इंसाफ कर सकोगे या नहीं कर सकोगे। पहले आपने ये कंफर्म किया कि मेरी एक्सपर्टीज किस में है, फिर आपने ये देखा, आपने देखा ना, पहले अपने आप को कंफर्म किया, देखा मैं पंजाबी विरसे से हूँ तो चलो पंजाबी ऑप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज दैट इज योर स्ट्रेंथ। अभी आपने देखा कि यार पंजाबी का तो वो पूछ ही आजकल से कुछ पूछ ही नहीं रहा, वो दौड़ा पूछ रहा है, लोरी पूछ रहा है, वो सब चीजें पुरानी है, ठीक है। तो जब पास पेपर पढ़ेंगे तो आपको ये है दूसरी अप्रोच, पास पेपर पढ़ना है, सिलेबस आउटलाइन देखनी है उन सब सब्जेक्ट्स सेलेक्ट की, जो सब्जेक्ट्स आप देखते हो कि फिजिबल है आपके, मतलब उन सब सब्जेक्ट्स को तो नहीं देख रहे हैं आप, उनमें से कुछ ऑप्ट कर रहे हो। हर एक ग्रुप के अंदर आपने दो सब्जेक्ट्स उठाने हैं, उनमें से देखना है कि अब इन दोनों में से मैं किसको रखूं उसके पास पेपर पढ़ने। और तीसरी अहम बात है कि आप देखो ट्रेंडिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आपको नजर आएंगे कि जो सब्जेक्ट्स जो है ना वो उनको एग्जामिनर बहुत ज्यादा पिंच कर रहा होगा, बहुत कुट रहा होगा, तो उनको नहीं रखना। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जैसे कि जनरल स्टडीज, वो नए मार्केट में आए होंगे तो इसीलिए एग्जामिनर उसमें थोड़ा लीनियंट होगा और उसको चीज़ों को आसान लेके चल रहा होगा। सो
इसमें सब्जेक्ट सिलेक्शन में सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, फिर आपने एग्जामिनर का व्यू पॉइंट देखना है, और सब्जेक्ट सिलेक्शन से मुतालिक आपने एक चीज कभी भी मिस नहीं करनी, और वो है एनुअल एग्जामिनर्स रिपोर्ट। कभी भी अगर आप जब आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए जाना है तो आपने पीपीएससी पे जो पिछले साल की एग्जामिनर की रिपोर्ट आई होगी ना, कि स्टूडेंट्स ने क्या क्या गंद मारा है, क्या क्या अच्छा किया है, उसको जरूर पढ़ना है, अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, पास पेपर देखने हैं, एंड गो फॉर द सिलेक्शन। मजीद मैं इसके लिए सेपरेट बिल्कुल एक वाइट बोर्ड पे समझा के बताऊंगा कि कैसे इसको करना है। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, और वो ये है कि ऐसे लोग जो अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते रिगार्डिंग फ़ी स्ट्रक्चर, तो आपके पास उनके लिए क्या ऑफ़र है और वो कैसे आपको रीच कर सकते हैं? तो काइंडली इस बारे में भी हमें थोड़ा बताइएगा। यार इकबाल का ना एक शेर है, मेरे दिमाग से निकला हुआ है, उसका उसका लुबे लुबाब ये है कि तुम्हारे होने से दूसरों को कितना फायदा होता है, यही तुम्हारे इंसान होने की दलील है। तो मैं तो हमेशा दस्तयाब था, मेरे बाबा ने पूरी उम्र यही काम किया। पता नहीं हमारे लिए दस्तयाब होते थे कि नहीं होते थे, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, गरीबों के लिए, हमारे वहाँ पे की जो हमारे एरियाज़ के जो छोटे तबके के लोग होते थे, जिनके पास लोग बैठते भी नहीं थे, उनके लिए हमेशा दस्तयाब होता था। और मैंने हमेशा अपने बाप जैसे बनने की कोशिश की है। मुझे पता है मैं उन जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैंने ये ऐसी भलाई के लिए ही गोली खाई हुई है। आई हैव मेरे बहुत एजाज हैं इस अच्छाई के सफ़र में, और इसमें एक ये है कि मैंने नुकसान खसारा बर्दाश्त किया हुआ है अच्छाई का। तो मैं तो हमेशा दस्तयाब था और रहूँगा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं रहूँगा अच्छाई के लिए। स्टार्ट किया हुआ ये सेटअप, जिसमें मैं नहीं कर सका वो हर एक करेगा, और हर एक को करवाने के लिए मैं तैयार हूँ, बेशक मेरा कुछ भी लगता है लगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे नीचे आ रहा होगा, उस पे कोई भी स्टूडेंट मुझ पे एक्सेस करे। मेरे पास जो भी है मुझे दिया गया है, वो अमानत है इन्हीं लोगों की, इन्हीं दोस्तों की, मैं देने को तैयार हूँ। आपके एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं, कुछ चीज़ें हैं, आई एम ऑलवेज 24/7 अवेलेबल फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। और मज़ीद ये है कि मैं आने वाले कुछ दिनों में डेली बेसिस पे इंग्लिश लर्निंग की, CSS PMS की, और जिस दिन मेरा ये सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं FA BA मैट्रिक MA PPSC NTSC सारे पास पेपर्स को मैं सॉल्व करने वाला हूँ और सबके सिलेबस को कवर करने वाला हूँ। करने के बाद फिर मैं एक रेगुलर बेसिस पे शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट बैठा करूँगा एक सब्जेक्ट को लेके या एक पोस्ट को लेके। मतलब अगर ASI की कहीं पे भर्ती आई है तो ASI की वैकेंसीज के अगेंस्ट हम डेली क्लास लिया कर ऑनलाइन बैठा करेंगे, और उसमें मैं पढ़ा दिया करूँगा या क्वेश्चंस बच्चों को डील कर दिया करूँगा, या कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर पास किए हुए हैं, तो वो बैठ जाया करूँगा। मज़ीद जिस दिन बच्चों को मेरी ज़रूरत होगी 1-to-1 मेंटोरशिप में, मैं उसको हेल्प कर दिया करूँगा। अगर कोई बच्चा डिजर्विंग होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, अगर कोई साहिब इस्तात होगा तो मैं कोशिश करूँगा उससे कुछ अपने लिए कुछ, मतलब सिस्टम को भी चलाना है। देयर इज यूज्ड टू बी अ बिग सिस्टम अभी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ा सिस्टम होने वाला है। तो अगर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी तो मैं उससे भी हो सकता है पैसे ना लो, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों से मुतालिक जितने जो भी सवाल हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है, आपको तैयारी किस इम्तिहान की कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और बुक्स लेनी है या नोट्स पे जाना है, नोट्स का कौन से सबसे बेहतर हैं, फिर आपने इंटरनेशनल मैगजीन्स लेने हैं कि उनकी कॉपीज़ लेनी है। एक मैगजीन वो है जो 1200-1500 का आ रहा है, आपने उसकी 70 रुपये में कॉपी कैसे कहाँ से करवानी है और वो कहाँ से मिलेगी, चैनल कौन से हैं, नेटवर्क्स कौन से हैं, ये सब चीज़ें मैं बताने को तैयार हूँ और मैं बताऊँगा। और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द डिमांड मैं दस्तयाब रहूँगा। एक दो बातें हैं, एक तो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे ये नीचे चल रहा है, इसमें मैं व्हाट्सएप करें अपना नाम, तारुफ पूरा और अपना सवाल, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा, अगर कोई बैच बन जाता है 10 का, 20 का, 50 का, कम से कम 20 लोगों का या 50 लोगों का, फिर उनको मैं डेली पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा कि भाई ये मैट्रिक का बैच है, ये पढ़ना चाहते हैं, 50 लोग हैं, तो इनको डेली पढ़ाऊंगा मैं। जूम पे पढ़ाऊंगा या फिर वो देख लेंगे कन्वीनियंट वे में सबसे अच्छा तरीका कौन सा है।
तो इंशाल्लाह मैं आगे इसको, मेरा पर्पज़ एक है कि मेरे होने से किसी को फ़ायदा हो। बाकी मैं दस्तयाब हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल। एंड आप जैसे आप मेरे पास आए हैं, अगर कोई भी आएगा या अगर मुझे किसी को फाइनेंशियली भी इवन सपोर्ट करना पड़ा, बेशक मैं कुछ नहीं हूँ, मैं अपनी औकात के मुताबिक ज़रूर करूँगा, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, सोशली, किसी भी तरीके से। आई वुड ऑलवेज बी हैप्पीली हियर फॉर एवरीवन without any distinguish of caste, color, creed, without any distinguish of region, area, whatever। मैं हूँ, जब तक हूँ तब तक सबके लिए हूँ। अब मैं इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी करें, ताकि आप, उम्मीद करता हूँ आपको उसका जवाब लाजमी मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।